आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, आपको राहु चाहिए। आपको बिग एमएनसीज में, आपको बड़ी एमएनसीज में अच्छी पोजीशन में चाहिए, आपको राहु चाहिए। आपको देश विदेश के भ्रमण करने हैं, आपको राहु चाहिए। तो राहु से डरने की बात नहीं, राहु को समझने की बात है। वही 9 ग्रह हैं, इतने करोड़ मतलब खरबों लोग हैं और उनको वो कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? लगभग 100 या 120 ब्राह्मण और पंडित बैठते हैं, उनके सामने एक अच्छी डिबेट होती है, शास्त्रार्थ बोला जाता है। बट जो सबसे बड़े तांत्रिक हुए वो रावण थे। आप विश्वास करिए कि अगर आप रील्स देखेंगे तो आपको शनि, राहु, केतु, इन 3 ग्रह से सबसे ज्यादा डराया जाता है। इस धरती पे जो सबसे अच्छा टूल मैं कह सकता हूँ उसको, या माध्यम है, वो मंत्र ही है। मंत्र की वाइब्रेशन ही सबसे अच्छा काम करती है। पुराने जमाने में जैसे आजकल हम मंदिरों में जो बड़े घंटे देखते हैं, तो लोग ना अपने घर में घंटे लगाते थे, प्लस वो जो भी लोहार वगैरह जो बनाते थे उनको बोलते थे कि हमें इतने ग्राम का चाहिए और इतने सेकंड का कंपन होना चाहिए। या उन्होंने मन से याद किया, वो आ गए, उन्होंने अंतर ध्यान होकर उनसे बात कर ली। हाँ, अब आज की डेट में बिल्कुल जब टेलीफोन आया तो लोगों ने उसको उससे रिलेट किया। भगवान शब्द ऐसे ही नहीं आया। भू, गगन, वायु, अनिल, नीर, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे वो देवता हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जितने भी लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिना राहु के वो एक्सट्रोवर्ट हो ही नहीं सकते। जितने भी इंट्रोवर्ट दिखेंगे आपको, वो सारे केतु से जुड़े हुए दिखेंगे आपको। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई होती है या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? क्या राहु सच में उतना ही खतरनाक है जितना लोग मानते हैं? क्या उपाय, रत्न, मंत्र, तंत्र, वास्तु और वैदिक ज्योतिष, इन सब में कितना सच है और कितना भ्रम? अगर आप सभी इन्हीं सवालों में फंसे रहते हैं और इनसे जूझते रहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। स्वागत है आप सभी का गौरव एस्ट्रोवर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आन्या ठाकुर और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है गौरव मिश्र जी। स्वागत है आपका गौरव मिश्र जी। जय सिया राम आन्या जी। जय सिया राम। तो आज का पॉडकास्ट हम सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। वो ये है कि ये सभी लोगों का मानना है कि हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है, जिसे हम कुंडली की सहायता से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक ही कुंडली के बारे में सुना था कि एक जन्म के समय कुंडली बनती है और उससे आपकी सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन अब आजकल जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग चीज़ें सुनने में आती जा रही है। तो उसी में एक चीज़ है लग्न कुंडली और नवांश कुंडली, जो कि काफ़ी यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें इनके बीच में फ़र्क नहीं पता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में क्या फ़र्क होता है, और दूसरा, इन दोनों में से ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शंस किससे किए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ जो भी आपका स्टार कॉन्स्टलेशन होता है, एक लॉन्गिट्यूड और अपना जो अक्षांश होता है उसके ऊपर जो राशि उस टाइम पे उदित हो रही होती है, तो जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक कैलकुलेशन के टाइम पे देखते हैं, जो राशि उदय हो रही होती है वो आपके लगन में आती है। उसके बाद एक आपका प्रॉमिस चार्ट कह लीजिए या लगन कुंडली कह लीजिए, वो एक बनती है। लगन कुंडली आप कह सकते हैं परिवार के वो फादर या मदर हैं जिसकी बाकी सारी संतान है, क्योंकि कुंडली एक वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स है। हम ये कह सकते हैं कि जो लगन कुंडली है वो लगन कुंडली के अंदर कई सारी सूक्ष्म कुंडलियां हैं। अच्छा। तो नववांश भी उसी का एक पार्ट है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि यार उसको वो चीज़ लक से मिल गई, या मेरा ये लक बहुत अच्छा है, मुझे लक से मिला कुछ? आपने बहुत कभी बार, बोला? मतलब शायद हर हफ्ते। हर हफ्ते ना? हाँ। हाँ। तो जो नववांश कुंडली है वो आपके लक को प्रदर्शित करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा। आपका जो भाग्य स्थान है लग्न कुंडली के अंदर वो 9th हाउस होता है। 9th हाउस के अंदर जो आपके ग्रह बैठे होते हैं, हमें ये बताया जाता है कि इन ग्रहों से संबंधित कोई कर्म करें, आप उससे जुड़े हुए कुछ कार्य करें तो आपका लक आपका साथ देगा। लेकिन अगर हम उसको साइंटिफिकली भी जाएं या हम आध्यात्म की भी कैलकुलेशन है, एक्चुअल क्या जो ज्योतिष भी है वो ज्योतिष 2 भागों में डिवाइडेड है, गणित और फलित। अच्छा। अब उसे आप दुर्भाग्य कहेंगे या सौभाग्य कहेंगे। अब जैसे कंप्यूटर का युग आ गया है, तो अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस रह नहीं गई हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती हैं। सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट मैनुअली ईच एंड एवरीथिंग देयर। लेकिन फलित कुंडली आज भी लगन कुंडली के साथ ही देख के बताई जाती है।
अच्छा, जो तो आपका मतलब बेसिक जो गणित वाली कैलकुलेशन है वो तो कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन जो फलित वाला पार्ट है वो अभी भी कंप्यूटर नहीं कर सकता। हाँ, वो फलित वाला पार्ट कभी आगे एआई लेके, अभी एआई में काफ़ी शोध चल रहे हैं, बट अभी मैंने खुद प्रैक्टिस काफ़ी कर ली उसके ऊपर, बट अभी भी सटीक रिजल्ट्स नहीं है। हाँ। अब वापस लौटते हैं नववांश पे। तो नववांश कुंडली, जो आपका नवा घर है, आपको पता होगा आपके 12 घर हैं, सब 30-30 डिग्री पे डिवाइडेड है, तब जाके वो 360 डिग्री का आपका एक कंप्लीट होता है। कंप्लीट सर्किल होता है, राउंड होता है, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। तो वो जो 30 डिग्री है, अगर उसको आप 9 एग्जैक्ट डिवाइड उसको करेंगे, या 9 से आप उसको डिवाइड करेंगे, तो हर डिवाइडेशन को आपको मिलता है 3 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है। ठीक है। अगर आप नक्षत्रा के थ्रू जाएंगे, तो हर नक्षत्रा के भी 4 पद होते हैं, या 4 चरण बोले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। हर नक्षत्रा को भी जब आप डिवाइड करेंगे, तो 13 मिनट और 20 का जब आप डिवाइडेशन करेंगे, तो 3 मिनट 20 सेकंड आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नववांश कुंडली के बारे में लोग अब आजकल ज़्यादा बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि लोग अब इवॉल्व हो रहे हैं। पहले क्या था, ये सारा गुरु शिष्य परंपरा से लोग ज्योतिष सीखते थे। अब आज के टाइम में वो परंपराएं भी छूट रही हैं, लोगों को तुरंत एक क्विक फिक्स चाहिए होता है। तो क्विक फिक्स चाहिए, तो उनको जितनी भी रेमेडीज वगैरह दिखती हैं वो सब रील्स और आजकल उसके माध्यम से दिखती हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो उसी वजह से नववांश भी अभी पॉपअप होना शुरू हुआ है। बट जो असली ज्योतिष देखते हैं, बताते हैं, वो सब D1 भी जानते हैं, D2 भी जानते हैं, D3 भी जानते हैं, D4 भी जानते हैं, अप टू T10, आगे और भी कई सारे उसके फ्रैक्शंस है। उसमें से एक नववांश कुंडली है। तो यदि आपको अपने भाग्य के स्थान को देखना है, या आप ये कहिए कि जैसे आप अगर बायो के स्टूडेंट रहे हो, या बायो आपने कभी आपने पढ़ी हो, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेंस से। तो एक माइक्रोस्कोपिक लेंस है किसी भी कुंडली का 9th हाउस, जिसे नवमांशा कहते हैं। तो ये नवमांश कुंडली है। अब रही सटीकता की बात, तो लगन कुंडली एक प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस क्या है कि आप अपने प्रारब्ध से जो कुछ लेके आए हैं, वो सारा जब आप आपके जो स्टार्स, नक्षत्र, आपके जो ग्रह जिन हाउसेस में, जिन डिपार्टमेंट्स में बैठ गए आके, तो आप ऐसा ऐसा आपके साथ घटित होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद फिर हम जब नवमांश कुंडली में जाते हैं, तो नवमांश कुंडली में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो आपके प्लैनेट्स लगन कुंडली में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में बैठे हों। आपकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, जो आपकी नवमांश कुंडली में जो ग्रह बैठा है वो यहाँ पे लगन में किस जगह बैठा हुआ है, ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपको सटीक पता लग जाता है कि व्हाट विल गोइंग टू हैपन, और वेयर आई हैव टू टेक अ डिसिप्लिन इन माई लाइफ, सो आई कैन गेट द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम नवमांशा कुंडली। तो दोनों एक ही के पार्ट हैं। मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही साधारण भाषा में, और लोगों को समझाने के तर्क के हिसाब से भी, कि नवमांश कुंडली कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा है लगन कुंडली की। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। मतलब बेसिकली अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो वो एक ब्रॉडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, हाँ जी। जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म कुंडलियां हैं। Exactly. नवांश कुंडली उसमें से एक है, हाँ जी। जिससे कि आप अपना लक प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल। कुछ डिसिप्लिन फॉलो करके अपने लाइफ में उस चीज को बेटर कर सकते हैं। इसमें ये भी आपको पता लग जाता है कि मेरे को एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल, मेरे को ए किसी वर्क में करना है, बट अगर मैं बी वर्क करूंगा, जो मेरी नवमांशा कुंडली में दिख रहा है, जो मेरे 9th हाउस में दिख रहा है, तो मेरा ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आऊंगा। तो ये आपको एक जो कहता हूँ फलित चीज आपको बताता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा अच्छा होगा। अच्छा, फलित मतलब कि जिस चीज से फल घटित मिले। होगा, अच्छा, जो घटित होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो कि बड़ा वाजिब क्वेश्चन था, किसी के भी दिमाग में आ सकता है। वो ये कि ग्रह हमसे करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे हैं, पृथ्वी पे इतने सारे लोग हैं, तो वही 9 ग्रह, वही नक्षत्र हर एक इंसान को अलग अलग कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, इतना दूर है। इस चीज़ का मतलब अब साइंस ने अभी कुछ प्रूफ नहीं किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मतलब आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब वही 9 ग्रह हैं, इतने करोड़ मतलब खरबों लोग हैं, और उनको वो कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, बट इस क्वेश्चन के पीछे जो मूल भावना है या मूल कारण है, वो हमारी अज्ञानता ही है। और जैसा आपने भी कहा कि साइंस अभी प्रूफ नहीं कर पाया है, तो हमारे वेद, हमारे वेदांग, उन सब में काफ़ी चीज़ें निर्धारित
हैं बताई गई हैं, और वो ऐसी हवा में भी नहीं बताई गई हैं। जो हमारे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने कंटिन्यू हमारे प्लैनेट्स जो आपको आंखों से दिखते हैं, ठीक है, उनकी एक ट्रैवल हिस्ट्री को, उसकी रिपीटिशंस को चेक किया, क्या क्या प्रभाव होते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने ज्वार भाटा सुना होगा, हाँ। है ना, हाई टाइड लो टाइड। तो वो कब होते हैं? वो चांद के प्रभाव से होते तो हैं। चांद के प्रभाव से होते हैं, तो इसका हाँ। मतलब कि प्लेनेट तो इफेक्ट दे रहे हैं ना, ठीक है। हमारा बॉडी 70% अबव वाटर है, हाँ। वाटरी एलिमेंट है, तो हम पे भी इम्पैक्ट आता है उसका, हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल बेसिक, मैं ये कह सकता हूँ, उदाहरण है, जो ये कहते हैं कि प्लैनेट्स का हम पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसको साइंटिफिक मेथड से बताऊँ आपको, तो सब 9 ग्रह बोलते हैं। वाकई में 9 ग्रह नहीं है, 7 ही ग्रह, ठीक है। 2 राहु केतु को बोल दिया जाता है, वो छाया ग्रह है। ठीक। अब इसको हम साइंटिफिकली देखेंगे, तो जो चंद्रमा की ऑर्बिट है, हाँ। ठीक है, जो पृथ्वी की ऑर्बिट है, तो जब चंद्रमा की ऑर्बिट पृथ्वी की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है, तो उसका एक कोना राहु है, एक कोना केतु है। दैट इज द रीजन इन लगन कुंडली आप देखेंगे, और किसी भी कुंडली में राहु और केतु एकदम अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे होते हैं। तो जिसको नहीं समझ में आता साइंटिफिकली, वो ऐसे समझ ले। जिनको साहित्य की भाषा में और हमारे सनातन धर्म की भाषा में, जिस भी भाषा में समझ में आता है उसमें समझ ले। जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता, उन्होंने हनुमान चालीसा सुंदरकांड में इसके भी साक्षात उदाहरण देखे हुए हैं। नासा को आए अभी 200 साल हुए हैं। आप बाहर भी जब बड़े प्लेनेटोरियम में जाएंगे, या यूएस की एक बड़ी प्लेनेटोरियम है, तो वहाँ भी आपको एक मुद्रा शिव जी की दिखेगी, जिसे नटराज मुद्रा कहते हैं। और अगर आपको ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, अगर आपने फॉर्मूला सुना होगा, तो जो इसके जनक थे, वो जिसको अपना गुरु मानते थे, स्वामी विवेकानंद को, तो हाँ, तो अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगे काफ़ी चीज़ें हमारे देश से ही बाहर गई हैं। अब वो दूसरी भाषाओं में और दूसरी तरीके से घूम के वापस आ रही हैं। बट क्योंकि हमारा सनातन धर्म इतना वाइड है, ब्रॉडर, इसमें चर्चा हम कर सकते हैं। और हमारे तो गुरु भी जितने बनते हैं, वो बिना डिबेट के नहीं बनते। जो शंकराचार्य बनते हैं, वो डिबेट के साथ बनते हैं। आपको एक रोचक जानकारी देता हूँ कि काशी में लगभग 100 या 120 ब्राह्मण और पंडित बैठते हैं, उनके सामने एक अच्छी डिबेट होती है, तब जाके शास्त्रार्थ बोला जाता है, और उसके बाद जाके हमारे शंकराचार्य डिसाइड होते हैं। तो हमारे धर्म में ये सब पूछना बहुत ही स्वाभाविक है, और ये एक आपकी जिज्ञासा दिखाता है। और ये जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा होगा, उसकी जिज्ञासा इसलिए अच्छी है क्योंकि वो शायद वो केतु से अटैच है, इसीलिए उसने, हाँ, और केतु अच्छा ग्रह है अध्यात्म के लिए, डेट्स वाई उसने वो जिज्ञासु क्वेश्चन पूछा। और केतु आपकी एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंसेस को भी दिखाता है, इसलिए वो क्वेश्चन वहां जाके उनसे रिलेट भी हुआ। अच्छा, इस चीज़ को ना मैं ऐसे भी रिलेट कर सकती हूँ, जैसे रामायण महाभारत जब हमने पहले टीवी पे देखी थी, तो उसमें हम देखते थे कि इधर से तीर छोड़ा, उधर से तीर छोड़ा, और वो बीच में बड़ा धमाका हो गया। अब अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं उसे रिलेट करूँ, तो इधर से मिसाइल जा रही है, उधर से मिसाइल आ रही है, और बीच में पहले हम सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट एक दूसरी फॉर्म में हमें आज देखने को मिल रहा है। तो साइंस जब तक कोई चीज खोज नहीं पा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कोलंबस और वास्को डी गामा अपने अपने रास्ते पे अमेरिका और भारत के रास्ते, समुद्री रास्ते नहीं खोज पाए थे। कई लोग कहते हैं भारत की खोज किसने करी और अमेरिका की खोज किसने करी, वो एक्चुअल में समुद्री रास्ते की खोज के बारे में बताते हैं। बट ऐसा नहीं था कि अमेरिका और भारत नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम क्योंकि भाग्य और इस सब की बात करते हैं, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारा जीवन होता है वो कर्म प्रधान होता है। तो अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो हमें अपने कर्म पर कितना ध्यान देना चाहिए, और क्या सच में कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, या सिर्फ ऐसा होता है कि अगर तुम इतना कर्म करोगे तो तुम्हारे भाग्य से तुम्हें इतना मिल जाएगा, अगर तुम इतना ही कर्म करोगे तो तुम्हारे भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा? इस पर आपका क्या पॉइंट है? आन्या जी, जैसे हमने शुरू में लगन कुंडली की बात करी थी, तो मैंने शायद बोलते हुए प्रॉमिस चार्ट बोला होगा उसको, है ना। तो लगन कुंडली इज नथिंग अ प्रॉमिस चार्ट। ठीक है। प्रारब्ध से लेके आप कुछ कॉम्बिनेशन आए, आप उसी समय क्यों पैदा हुए, है ना। तो आपका एक प्रॉमिस चार्ट है, आप ये सर्टेन चीजें करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको डिसाइसिव होके किसी एक अच्छे सत्कर्म की तरफ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का दिल दुखाएंगे, आप उनके साथ बेईमानी करेंगे,
और आप सोचेंगे कि अगर नवमांशा में आपका अच्छा ग्रह बैठा हुआ है और आपके नवे घर में अच्छा घर बैठा हुआ है ग्रह, तो वो आपके भाग्य का साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कर्म से आप अपने जो प्रॉमिस चार्ट में जो आपके ग्रह हैं वो एग्जैक्ट आपको लगभग कह सकते हैं कि आपको उस दिशा की तरफ प्रेरित करते हैं कि जो भी आपको अपनी लाइफ से चाहिए, एक आपका लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, तो उस पर्पस को आप कैसे अचीव करते हैं। लेकिन फिर ये भी बात आती है कि जो भाग्य में लिखा हुआ है तो मैं कुछ करूं ही क्यों, या भाग्य में जो लिखा हुआ है होना ही है, तो क्या भाग्य बदला जा सकता है? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जो भगवान ने लिख दिया वो चेंज नहीं होता है, बट उन्होंने एक आपको संभावित, जैसे प्रोबेबल लिस्ट होती है ना, 15 खिलाड़ी क्रिकेट में मैच खेलने जाएंगे लेकिन खेलेंगे 11, ठीक है, तो एक ऐसी आपको प्रोबेबल लिस्ट दे दी है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अगर आपका गुरु अच्छा है, और गुरु मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु का मतलब उस तत्व से है, उस व्यक्ति विशेष से है जिसने सच में अंतर ध्यान होकर भगवान को पा लिया हो, या भगवान को पाने का मार्ग खोज लिया हो, या वो एक वस्तुतः स्थिति को समझ गया हो कि क्या सत्कर्म है। अगर वो आपको दिल से आशीर्वाद दे दे, और कहा जाता है कि जैसे माता का आशीर्वाद आपको मिल जाए दिल से, आप किसी बड़े काम पे जाते हैं माता का आशीर्वाद लेके जाते हैं ना, तो ऐसे आशीर्वाद मिल जाए कि आपको, तो आपका भाग्य बदल सकता है। बट उसके लिए देश काल पात्र जरूरी है। जैसा आपने सुना होगा कि ज्योतिष में देश काल पात्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें देश काल पात्र का जो एक कॉन्टेक्स्ट में लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि पात्र भी वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ ये सारी चीजें अच्छी घटित हो या बुरी घटित हो। अच्छा, एक बार आप देश काल पात्र का मतलब बताएंगे? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म भारत में हुआ है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आपके जो एंगल हैं, जो आपके ग्रह की दिशाएं हैं वो अलग हैं। आप दिन में बैठे हैं, कोई ऐसी कंट्री होगी जो रात हो रही होगी जहां पर, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के पक्ष को भी देखेंगे तो आप देखते हैं कि रात को 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे आ जाती है। बट हमारे यहाँ जब तक सूर्योदय नहीं होता तो वो नेक्स्ट डे नहीं माना जाता, बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी डेट चेंज हो गई। तो एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट या कह सकते हैं डिबेट चल रही है कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी अच्छी है, भारतीय न्यूमरोलॉजी अच्छी है, लोशू ग्रिड वाला चाइनीज मैथोलॉजी अच्छी है। भारत में न्यूमरोलॉजी जैसी कोई चीज थी नहीं। भारत में अंक शास्त्र होता है जो सूर्योदय से लिया जाता है। अच्छा, ऐसे ही लगन कुंडली भी जो हमारे यहाँ है वो सूर्योदय से ली जाती है। पहर होते हैं हमारे, प्रहर कहा जाता है उनको। वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो देश हो गया, काल हो गया। अब कालखंड की बात करते हैं। कालखंड ऐसा है कि किसी व्यक्ति के उसमें लिखा हुआ है कि उसको विदेश जाना है, ठीक है। पुराने समय में 12वां जो हमारा हाउस होता है, विदेश जाने का जो होता है 12वां हाउस, वो बुरा माना जाता था। वो बुरा इसलिए माना जाता है, इसको देश निकाला दे दो आप, ठीक है। वो कालखंड था। आज की डेट में मुझको ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझको बाहर जाके स्टेबल होना है, स्टेब्लिश होना है, तो ये कहता है यार इसको बाहर भेज दो पढ़ने के लिए, वो पढ़ के आएगा तो अच्छा करेगा, या वहां बस जाएगा तो अच्छा करेगा। तो ये सब काल के ऊपर है, देश के ऊपर है, अच्छा, पात्र के ऊपर है, ये सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई है। तो यही एक मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल गई, सदकर्म आपने कर रखे हैं, तो यस, वो भाग्य आपका क्या बिगाड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भगवान ने अगर किसी सत्पुरुष को, किसी ज्ञानी पुरुष को अपना आशीर्वाद दे दिया, और ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में भी कि भगवान का लिखा तो टाला नहीं जा सकता, लेकिन भगवान से अगर भक्त हट कर ले तो उसका लिखा टाला जा सकता है। तो वो अगर भक्त आप बन गए, या उस किसी भक्त के आप शिष्य बन गए, आपको दिल से आपकी माता पिता ने, परिवार ने आशीर्वाद दे दिया, किसी आप बड़े टास्क में जा रहे हैं, तो यस, इट कैन हैपन। अच्छा, तो अब जब हम, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इन सब की बात कर रहे हैं, और कई बार हम जब रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि ये अच्छा ग्रह है, ये बुरा ग्रह है। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ग्रह सच में अच्छे और बुरे होते हैं? क्योंकि ग्रह तो ग्रह है, ठीक है। और दूसरा, एक जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है राहु के नाम से, तो क्या सच में राहु इतने खतरनाक होते हैं? एंड हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी फैला हुआ है, और आप विश्वास करिए कि अगर आप रील्स देखेंगे तो आपको शनि, राहु, केतु, इन 3 ग्रह से सबसे ज़्यादा डराया जाता है, ठीक है।
कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। हर ग्रह का एक स्वाभाविक कर्म है, ठीक है। और मैंने जैसे महावास्तु के जो डॉक्टर खुशदीप बंसल है, उनसे भी शिक्षा ली है। तो अगर उनकी फिलॉसफी आप सुने, उन सब ने बताया कि हर ग्रह का एक नैसर्गिक कार्य है। पूरी कुंडली में जो हमारे 12 घर हैं, जिन्हें कहा जाता है भाव कहा जाता है, उन सबका एक नैसर्गिक कार्य है, उनका एक कारक तत्व है, उनका एक कर्म है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम अपनी आकांक्षाओं को देखते हुए सोच लेते हैं कि ये अच्छा ग्रह है, ये बुरा ग्रह है। आप लाल किताब में जाएंगे, लाल किताब वाले ये बोलते हैं कि कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह जो ग्रह है बुरा नहीं है। अल्टीमेटली अगर किसी पुलिस वाले का कार्य चोर को पकड़ना है, तो वो चोर को दिख रहा है कि वो पुलिस गलत काम कर रहा है, हाँ। बट एक्चुअल में चोर अपने स्वभाव से काम कर रहा है, पुलिस अपने स्वभाव से काम कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे ग्रह हैं वो सारे अपने, जो उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है काम करने का, अच्छा, उस हिसाब से काम करते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, आपका राहु बहुत अच्छा होना चाहिए, तो राहु से डरने की बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा। दूसरा, आप जितने भी एक्सट्रोवर्ट देखेंगे लोग, वो सारे आपको राहु ड्रिवन देखेंगे। अच्छा। जितने भी लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिना राहु के वो एक्सट्रोवर्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक बात और बताता हूँ, जितने भी इंट्रोवर्ट दिखेंगे आपको, वो सारे केतु से जुड़े हुए दिखेंगे, आपको केतु ड्रिवन दिखेंगे। अगर राहु कुछ नहीं होता, आप यकीन मानिए देश में या जहां भी एस्ट्रोलॉजी काम चलता है वो उसी दिन जीरो हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, राहु को कहा जाता है कि वो इल्यूजन क्रिएट करता है। जब व्यक्ति को किसी को इल्यूजन होगा, वो तभी तो ज्योतिषी के पास जाएगा क्वेश्चन पूछने, मैं करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना है, आपको राहु चाहिए। आपको बिग एमएनसीज में, आपको बड़ी एमएनसीज में अच्छी पोजीशन में चाहिए, आपको राहु चाहिए। आपको देश विदेश के भ्रमण करने हैं, आपको राहु चाहिए। तो राहु से डरने की बात नहीं, राहु को समझने की बात है। अगर आप उसके कार्य को समझ गए तो राहु आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी अगर कोई डरता है, कोई ये कहता है कि यार राहु से डर लग रहा है, मेरी राहु की महादशा चल रही है, क्या करूं, ये करूं वो करूं, तो आप तीर्थ स्थानों पे जाओ। आप तीर्थ स्थानों पे रहो, आप दुर्गा चालीसा पढ़ो। ये 2 इतने अच्छे उपाय हैं कि आप नेचुरल वे में भी इनको कर सकते हैं। नेचुरल वे में आप करेंगे तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं डर के कर रहा हूँ, कुछ करके कर रहा हूँ। आप ये सोच के चले जाओ, मैं तो पुण्य स्थानों पे दर्शन करने जा रहा हूँ। दुर्गा चालीसा अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ना कर पाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए। अपने घर का नॉर्थ देखिए, अगर आपके नॉर्थ का एरिया जो घर का है वो क्लटर्ड पड़ा हुआ है, सामान फैला पड़ा है, तारे बिखरी पड़ी हैं, उलझी पड़ी हैं, अनटेंगल्ड है, तो उन सबको आप सीधा करिए। आप देखिए कि आपका राहु भी आपका साथ देगा। तो राहु तो आगे बढ़ने का एक, मैं कह सकता हूँ, एक्सीलेटर है। बिना राहु के, बिना केतु के आप अपने जीवन में वो ऊंचाइयां पा ही नहीं सकते। अध्यात्म में आपको ऊपर जाना है तो आपको केतु चाहिए, लाइफ में आपको ऊपर जाना है तो आपको राहु चाहिए। आपको सिविल के जो ठेकेदार होते हैं, जो काम करते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, उन सब का राहु अच्छा होना चाहिए। आप राहु अपना खुद खराब करते हैं। वो क्या काम करते हैं, जब आपकी जिह्वा से बुरे शब्द निकलते हैं, अपशब्द निकलते हैं, आपके जो सफाई कर्मचारी जो गली मोहल्ले में आते हैं, आप उनको अभद्र भाषा में बात करते हैं, आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, आप उनको प्रताड़ित करते हैं, या कुछ और भी आप बोल सकते हैं उनको दूसरी लैंग्वेज में, जो भी है, तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप कर्म को अपने ठीक रखेंगे, आप समझेंगे, ग्रहों को समझेंगे, तो आप अच्छे दिशा में पॉजिटिवली काम कर सकते हैं, ना कि किसी रील वाले से डरा के कि राहु से मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुकेश अंबानी जी के भी ग्रह में राहु, कुंडली में राहु है, और जो बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली में राहु है, जिसका पता नहीं कि आगे जाके कुछ बनेगा नहीं बनेगा। तो बिना राहु के ना कोई पैदा हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। मतलब आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राहु और केतु सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। ग्रह सारे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो एक जितना डरा दिया जाता है ना कि अगर खराब हो जाएगा तो ये हो जाएगा, बट ये सुन के काफी रिलैक्स्ड लग रहा है। अच्छा, जैसे आपने राहु की बात की कि दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए और नॉर्थ अपना ठीक करना चाहिए, तो ऐसे अगर मैं बाकी ग्रहों की भी बात करूं तो मंत्र, जप, पूजा, यज्ञ, इन सब से सभी के प्रभावों को कम किया जा सकता है।
या किस तरीके से काम करता है ये? हाँ, देखिए जो पूजा पद्धति है हमारी, अगर आप धर्म विशेष की बात करेंगे या किसी धर्म की बात करेंगे, तो जैसे सनातन धर्म है, या धर्म का मतलब है जो हमने धारण कर लिया। पूजा जो भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें पद्धति है एक अपने अध्यात्म के लेवल को ऊपर ले जाने के लिए, अपने ईश्वर को मनाने के लिए या उनके भक्ति करने के लिए। मंत्र, जप, आप तंत्र की बात करिए, या आप जो दुनिया भर की रेमेडीज भी फैली हुई हैं उनकी बात करेंगे आप, ये सारी वो माध्यम है। एस्ट्रोलॉजी में अगर ये कहें हम कि मेरे को किसी ग्रह की महादशा चल रही है और मुझे उसका उस दशा को फ्रूटफुल लेना है, उसको फ्रूटफुल करना है, तो उसके लिए मुझको क्या करना है। तो ये कुछ माध्यम है जिन माध्यमों से हम उस चीज को अचीव करने की दिशा में जाएंगे। अप्रोच की बात करें तो आपने मंत्र दीक्षा के बारे में सुना हो, किसी गुरु से मंत्र हमको लेना चाहिए। वो मंत्र गुरु से इसलिए लेना चाहिए, उसके 2 परफेक्ट रीजन बताता हूँ मैं आपको। आपने वेद सुने होंगे। हाँ। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। 4 वेद होते हैं। आपने वेदांग सुने हैं? नहीं सुने? नहीं। वेदांग 6 होते हैं। अच्छा। वेदांग का अगर आप संधि विच्छेद अच्छा करेंगे तो आपको वेदांग से ये पता चलेगा कि ये जो हमारे 6 वेदांग है, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया, शिक्षा हो गई, शिक्षा मतलब अनुष्ठान हो गया, छठा जो हमारा वेदांग है वो ज्योतिष है। अच्छा। ये सारे 6 के 6 स्टेप्स हैं। आप इनको ऐसे समझिए कि आपकी नर्सरी, केजी, सीनियर सेकेंडरी है आपके ग्रेजुएशन में जाने के लिए। तो सही उच्चारण आना आपको जरूरी है, आपको व्याकरण आना जरूरी है, ठीक है। ये सारी जब चीजें आएंगी, जब ये सारी आपको कंठस्थ हो जाएंगे गुरु के माध्यम से, तब गुरु आपको बताएगा आपको ये मंत्र आपको उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि मंत्र का अगर उच्चारण सही नहीं होगा तो आप उससे वो रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। ये पहला इसका बेस पॉइंट है। अच्छा, मंत्र का उच्चारण इसलिए ताकि वो जो भी ध्वनि है या जो भी कंपन हो रहा है उसका सही प्रभाव पड़े। क्योंकि जो मंत्र की वाइब्रेशन होती है इस धरती पे, जो सबसे अच्छा टूल मैं कह सकता हूँ उसको, ये माध्यम है, वो मंत्र ही है। मंत्र की वाइब्रेशन ही सबसे अच्छा काम करती है। ऐसा क्यों होता है कि आप कान में गाने लगा के जिम करने चले जाते हैं, दौड़ने चले जाते हैं, या आपने कोई गाना सुना होता है आप थिरकने लगते हैं, क्यों? वो कहीं ना कहीं वो संगीत आपको लयबद्ध करता है। हाँ। तो जो वो लयबद्ध मंत्र आपको करता है वो एक्चुअल में आपकी एक जो आकांक्षा है जिसको आपको गॉड को, यूनिवर्स को देनी है, बतानी है, वो उस वाइब्रेशन से आपको अप्रोच करने में मदद करती है। इनफैक्ट मैंने ना ये भी सुना है कि पुराने ज़माने में, जैसे आजकल हम मंदिरों में जो बड़े घंटे देखते हैं, तो लोग ना अपने घर में घंटे लगाते थे, प्लस वो जो भी लोहार वगैरह जो बनाते थे उनको बोलते थे कि हमें इतने ग्राम का चाहिए और इतने सेकंड का कंपन होना चाहिए, और जब घंटा बजाते थे उसी के नीचे खड़े होते थे ताकि पूरी वाइब्रेशन उनको फील हो और उनका जो ऑरा है वो क्लीन हो जाए, या फिर वो आध्यात्म से थोड़ा जुड़े। उनकी भी विशेषता है, उनके ना पर्पस अलग अलग है। अच्छा। पर्पस अलग अलग है। एक तो वो फिर मैं वही बात करता हूँ, साइंटिफिक लोगों के लिए अलग और आध्यात्मिक लोगों के लिए अलग। क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत बड़े साइंटिफिक लोग थे, बट क्योंकि वो चीजें अभी उतनी धरातल पर नहीं आ पाई तो हम लोग उसको अभी कहीं गाए बगाए कुछ भी दाएं बाएं बोल देते हैं। पहला ये होता था कि कंपन, शरीर वाइब्रेट करने से जो आपके अंदर एक ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा का प्रवाह हो, कानों में कोई जीवाणु वगैरह हो वो थोड़ा सा हटे। एक और फैक्ट होता था कि पहले जो जमीन थी वो टाइल्स वगैरह नहीं होती थी, कोई सीमेंटेड कुछ नहीं होता था, सब कुछ मिट्टी का होता था। एक गोबर का लेप होता था, आपको पता होगा, गोबर का लेपन होता था। बट उसके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा धर्म इतना माइक्रोस्कोपिक है, हमारा जो आध्यात्म का लेवल इतना माइक्रोस्कोपिक है, तो हमको पता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हल्के फुल्के जीवाणु है। तो जब हम वो घंटा घंटी जो भी बजाते थे, ताली बजा के पूजा रूम में जाते थे, उठते बैठते थे, पैर की एक ठप करके जाते थे, उसका ये मतलब था कि कोई आ रहा है तो वो थोड़ा अपना स्पेस बना ले जाने के लिए। ये कुछ साइंटिफिक और आध्यात्मिक रीजन है, इनका बॉन्ड है। तो जब तक हम खुद अपने धर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम यही कहते रहेंगे कि साइंस अभी तक नहीं खोज पाया है, या ये तो जो ज्योतिष है वो ज्योतिष बस वो बिना पढ़े लिखे वालों का हवाबाजी है। क्योंकि हमको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 15-20 साल पहले, 30 साल पहले वेबसाइट्स किसको पता थी क्या थी? .com का एक सर्च हुआ, अब ऑनलाइन का बहुत आ गया। ठीक है, ये सब चीजें कभी परिकल्पना किसी ने करी थी? पहले वो टेलीपैथी का नाम सुनते थे कि वो
मन की गति से भी तेज हमारे परशुराम जी चलते थे, या उन्होंने मन से याद किया वो आ गए, उन्होंने अंतर ध्यान होकर उनसे बात कर ली। हाँ, अब आज की डेट में बिल्कुल बिल्कुल जब टेलीफोन है तो लोगों ने उसको उससे रिलेट किया, लेकिन तब भी कोई मोबाइल नहीं पकड़ पाया। ठीक है, अब मोबाइल आ गया। तो एक क्वेश्चन आपका देशकाल पात्र से भी ये जुड़ता है, और दूसरा एक वो साइंस से भी जुड़ता है कि अभी हमें नहीं पता कि साइंस कितनी आगे जाएगी। हाँ, जो हम अचीव कर चुके हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो अचीव जो हमने कर लिया वो अपने उच्चतम स्तर पे है। हो सकता है हम उससे ऊपर भी हो, अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब हमारा बेसिकली जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि मंत्र जप और पूजा से इम्पैक्ट पड़ता है उसमें। जो अच्छा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको मंत्र से पड़ता है। पूजा हवन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो शुद्ध होता है ना। कई बार ये कहा जाता था पुराने टाइम में कि जो हम यज्ञ करते हैं, या यज्ञ भी एक हमारा खराब डिक्शन है, उसे यज्ञ बोला जाता है। तो जब हम वो करते हैं तो देवताओं को बल मिलता है। अब हमारे देवता कौन है? ये हमारे प्रेजेंट में गॉड कौन है, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान शब्द ऐसे ही नहीं आया। भू, गगन, वायु, अनिल, नीर, ये अच्छा, 5 पांचों एलिमेंट्स तत्वों है। से। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे वो देवता हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमारी इंद्रियां उनको देख सकती है, महसूस कर सकती हैं। तो यज्ञ करने से वो थोड़े पवित्र होते हैं। पवित्र होते हैं तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट पवित्र होता है, और उसका फिर हम जब एक मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को, तो हम उस भाव के साथ पॉजिटिवली उस चीज की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, तो फिर हमको लगता है ये काम होगा। हाँ, और फिर वही बात आती है कि अगर हम डिसिप्लिन में एकाग्र होकर किसी दिशा की तरफ देखेंगे तो हम उस काम को कर जाएंगे। अच्छा, तो ये सब तो हमने पूजा मंत्र और यज्ञ वगैरह की बात की। यहीं पे कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे जेमस्टोन्स हो गए, तंत्र हो गए, लाल किताब हो गए। हाँ जी। ये इनका उपयोग कितना प्रभावशाली होता है? हाँ जी, जो जेम स्टोन होते हैं वो, अगर आपने कभी कलर थेरेपी सुना हो तो कलर थेरेपी का काम करते हैं। तो अच्छा। हाँ, आपको पता है कि एक नीलम हाँ, जेमस्टोन होता है, बहुत डराते हैं लोग उससे कि नीलम अगर गलत पहन लिया आपने तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको या तो राजा बना देगा या रंक कर देगा। अच्छा। ये नीलम के बारे में हाँ, भ्रांति है हाँ, हाँ, है ना। और पुखराज बताया जाता है एक सॉफ्ट ग्रह, कोई भी पहन सकता है, वो बृहस्पति का ग्रह है, और उसकी जो जेमस्टोन है वो पुखराज है। बट एक्चुअल में जब माइंड से वो रत्न निकलता है तो पुखराज और नीलम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसका फाइनल पीस जो येलोइश पार्ट निकल गया वो आपका पुखराज बन गया, जो उसका नीला पार्ट निकल गया वो आपका नीलम हो गया। गुरु बृहस्पति, या आप ये कहिए गुरु की जो रेमेडी है वो पुखराज बोली जाती है, जो शनि की रेमेडी है वो नीलम बोली जाती है। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। तो पुराने समय में रत्नों के अलावा कलर थेरेपी दी जाती थी, जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिले, सकारात्मक प्रभाव मिले। किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो कुछ ऐसी कलर थेरेपी ले सकता है जिससे कि उसको पॉजिटिव फील हो, क्योंकि सारी चीज आपके कर्म, आपकी दिशा, आपकी गाइडेंस उसके लिए है। तो अच्छा ज्योतिषी क्या देखता है? अच्छा ज्योतिषी देखता है कि इसकी महादशा कौन सी चल रही है। कई बार फिर वही राहु को डराने वाली बात। अब किसी की उम्र आज की डेट में, जब ज्योतिष लिखा गया था तो ऋषि पराशर जी ने 120 साल निर्धारित करी एक व्यक्ति की आयु। ठीक है, कृष्ण जी की भी जो आयु बताई जाती है लगभग 130 वर्ष के आसपास उनका जीवन रहा। आज की डेट में वो पात्र या काल के हिसाब से भारत में 60-65 आप एवरेज मान सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ साफ हवा है, सब कुछ है, उनकी जो एवरेज लाइफ है वो बड़ी है। हाँ, 80 to 85 है ना। आप जापान जाएंगे तो और ज्यादा है, और जापान में तो एक टापू ऐसा जिसमें 100+ भी है। हाँ, है ना। इकागाई शायद। हाँ, तो जापान अलग देश हो गया, भारत अलग देश हो गया। तो राहु उसके 60 साल में आना ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल महादशा लेके। ठीक है, या वो बच्चा छोटा था, उसके छोटेपन में ही राहु निकल गया। ठीक है, तो अच्छा ज्योतिषी ये देखता है कि उसको कौन सी कलर थेरेपी देनी है, कौन सा जेमस्टोन देना है, उसके हिसाब से वो उसकी मदद कर सकता है। इम्पैक्टफुल है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत ज्योतिषी बोलते हैं देखो मैंने कुछ नहीं पहन रखा है, लेकिन जब उनकी शुरुआत होती है वो सारे रत्न पहने हुए होते हैं। पॉडकास्ट के टाइम हो सकता है निकाल देते हो। कई लोग मानते नहीं है, बट वो दूसरे उपाय करते हैं। क्योंकि जैसे भगवान को पाने के कई तरीके हैं, कई धर्म है, कई मजहब हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र भी कई हैं। ठीक है,
ऐसे ही रेमेडी के भी स्वरूप अलग है। अच्छा। अगर आप ये कहते हैं कि आप जेमस्टोन नहीं पहनते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट में आके ये भी कहिए कि मैं कोई भी उपाय नहीं करता हूँ। और अगर आप कोई भी उपाय नहीं करते हैं तो फिर आप पॉडकास्ट में आके बताना क्या चाहते हैं। तो लेकिन ये भी तो बोलते हैं ना कि ज्योतिष का काम प्रेडिक्शन है, रेमेडीज देना नहीं है। हाँ, तो आप, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को कभी ये नहीं कहते कि मेरी दवाई, आप मेरे को दवाई दे दो। आप डॉक्टर को कहते हैं कि आप देखिए मेरी नब्ज ठीक चल रही है, सही नहीं चल रही है, मुझे बुखार आ रहा है। उसके साथ डॉक्टर बताता है कि आपको टाइफाइड हो गया, हाँ। आपको निमोनिया हो गया। तो वो एक तरीके से आप मानिए प्रेडिक्शन हो गई। लेकिन अब उसको काम कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक गाइडलाइन बताई जाती है कि अच्छा। आपको ये सर्टेन गाइडलाइन है, फॉलो करिए तो आप ठीक हो जाएंगे। दवाइयों से कोई भी कभी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर हमेशा कहता है ये दवाइयाँ तो खाइए ये, लेकिन आपको सात्विक भोजन खाना होगा। वो क्यों फिर कफ पित्त वात की बात करता है वहां पर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप हमारे ज्योतिष में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, या हमारे वेदों में जाएंगे तो हमारा एक वेद आयुर्वेद की बात भी करता है। हाँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जस्ट बिकॉज हमको नहीं पता है तो हम किसी को कह दें कि ज्योतिष में उपाय नहीं होते हैं। ज्योतिष में 100% उपाय होते हैं। उनका नाम, करने का तरीका, कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ अप्रोचेस अलग है। अच्छा, जैसे हम जेमस्टोन्स की बात कर रहे हैं और आपने कलर थेरेपी की बात की, जेमस्टोन्स, अगर असली में जेमस्टोन्स की बात करूं तो काफ़ी महंगे आते हैं मार्केट में। तो आजकल असली नकली सब कुछ चल रहा है। तो जो कलर थेरेपी आप बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए नीलम है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती नीलम, बट उसी की किसी ने मेरे को नकली कॉपी दे दी जो कि सस्ते में, अगर मैं वो पहन रही हूँ तो क्या वो भी कलर थेरेपी के अंदर आती है? क्या वो भी प्रभाव डालेगी, या फिर मुझे असली पहनूंगी तब मुझे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा? देखिए, कोई भी चीज आपको हमेशा असली ही लेनी चाहिए। पुखराज आपको पहनना है तो आप पुखराज पहनिए, नीलम पहनना है नीलम पहनिए। सिर्फ ये जो उपरतन आए है, ये कह ली कि उनका एक सब्स्टिट्यूट आया। वो सब्स्टिट्यूट इसलिए आया क्योंकि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। तो आप पहले हल्के वाला नकली टाइप का वो थोड़ा सा पहन के आप देख लीजिए, कोई आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा उसका। अच्छा। अदरवाइज कोई भी चीज कभी भी आपको कॉपी नहीं लेनी चाहिए। ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिकली रीजन बताता हूँ। आपने देखा हो कई लोग गुची की घड़ी और टॉमी हिलफिगर की घड़ी पहन के घूमते हैं, बट वो एक्चुअल में फैशन डिजाइनर है। हाँ। उनका मेन काम जो है वो कपड़े बनाने का था। ठीक है, जो मेन काम है नैसर्गिक काम घड़ी बनाने का, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे टाइटन, HMT, या जो बाहर भी स्वॉच हो गई, राडो हो गई, ठीक है, उनकी आप ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल उनकी घड़ियां लेंगे, उसका इम्पैक्ट आपको अलग जाएगा। अगर आपने कभी रिस्ट वॉच की ज्योतिष पढ़ी हो तो वो आपको सारे यही बताते मिलेंगे कि आप पहनिए तो ओरिजिनल पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको रत्न भी पहनने हैं तो आपको ओरिजिनल पहनने चाहिए। अब बात आती है कि इसे अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मत पहनिए रत्न, क्योंकि अदर भी अप्रोचेज हैं। हाँ। अदर भी आप फिर वही कहेंगे कि रेमेडी और उपाय बता रहे हैं, बट एक रास्ते हैं हाँ। जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं या उनका इम्पैक्ट पॉजिटिवली अपने ऊपर ले सकते हैं। मतलब अगर पहनना है कुछ या करना है कुछ तो ओरिजिनल करो, ओरिजिनल, नक्कालों के धोखे से सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हमने जेमस्टोन्स की बात कर ली। इसके साथ अगर तंत्र, और अगर मैं लाल किताब के बारे में अगर आपसे पूछूं, तंत्र अपने आप में एक ऐसी विद्या है। अगर मैं तंत्र विद्या की बात करूं तो इस धरती में जो सबसे बड़ा तांत्रिक हुआ है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आप, अच्छा आपने सुना है कभी किसी तांत्रिक का नाम या बड़े उसका नाम तंत्र नहीं, का? मैंने ऐसा नहीं सुना। मैंने ये सुना है कि बंगाल में होता है काफी। हाँ, बंगाल में इसलिए बोला जाता है कि जो बड़े तांत्रिक पुराने जो हमारे याददाश्त के हिसाब से आए, या जो अच्छे तंत्र संस्थान तो नहीं कहूँगा उन्हें, बट वो मठ रहे वो बंगाल में। और क्योंकि वहीं से जुड़ा हुआ असम है, उसी तरफ अगर आप पूर्वोत्तर में आगे जाएंगे वहाँ माँ कामाख्या है, तो वो तंत्र विद्या का एक हब कहा जाता है वहाँ पे ना। बट जो सबसे बड़े तांत्रिक हुए वो रावण थे। अच्छा। हाँ ठीक है, रावण को रावण यूं ही नहीं कहा जाता। और उनके वो कहे जाते 10 सिर, रावण के 10 सिर होते थे। वो असल में उन्होंने 10 महाविद्याएं जो थी वो जागृत कर रखी थी, हासिल कर रखी थी। अच्छा। 10 दिशाओं पे काबू था रावण का ना। तो वरना किसी के 10 सिर होते, वो कैसे उल्टेगा पलटेगा, कैसे जाएगा निकल के, वो कहाँ टकराता रहेगा, है ना। तो वो एक सिंबॉलिक है ना। तो तंत्र विद्या जो है वो अपने आप में काफी प्रभावी है, बट लोग उसको ज्यादातर नेगेटिव वे में लेते हैं, है ना। मुझे कोई भी चीज अचीव करनी है, 2 ही माध्यम है, तंत्र और मंत्र। ठीक है,
तो जो भी अच्छे मैं कहूँगा साधु पुरुष हैं, वो या तो तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं। मंत्रों से आराधना करने वाले, तंत्रों से आराधना करने वाले। तंत्र से आराधना करने वाले आपको दिखेंगे भी नहीं। ऐसा क्या होता है कि जब कुंभ आता है, आपको अभी रिसेंटली कुंभ हुआ था, आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गई थी। टीवी पे देखा होगा, हाँ गई। टीवी पे देखा होगा। हाँ, कितने लाखों नागा बाबा पहुंचे, अघोरी पहुंचे, कई तांत्रिक पहुंचे, लेकिन आपने कभी सड़कों पर उन्हें देखा कहीं? नहीं। आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते होंगे, आपने कहीं देखा? वो कहाँ रहते हैं भाई, वो कहाँ चले जाते हैं? तो वो अपने तंत्र साधना में लीन होते हैं, और वो तंत्र से अगर आप किसी का भला करो तो वो अच्छा तंत्र है, और मंत्रों से आप लोगों का भला करो तो अच्छा ही होता है। मंत्र तो वैसे भी अपने लिए ज्यादा होते हैं। किसी गुरु ने आपको मंत्र दे दिया, उसका फायदा ये होता है कि कोई भी मंत्र साधना और उसको सिद्ध करने के लिए कई जगह इस पे थोड़ा सा डिबेट है। 11 लाख बार आपको जप करेंगे तो मंत्र सिद्धि होगी। कई जगह 23 लाख बार आप करेंगे तो मंत्र सिद्धि होगी, विद भाव। हाँ। कई बार हमको पूजा करनी होती है और मम्मी डांटती है या बचपन में डांटती थी, पूजा करके जाना है, अब मुझे जाना है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ। मैं गया बस ऐसे ऐसे करके, और जो भी बोला बिना भाव के पूजा करके गया। मंत्र सिद्धि भी तभी होती है जब भाव से हो, तंत्र सिद्धि भी जब होती है जब भाव से हो, सही दिशा में हो। ये भी बहुत इम्पैक्टफुल है। और रही लाल किताब की बात, तो पंडित जोशी जी को ऐसा स्वप्न आया और वो लिखते चले गए लाल किताब। वो सारी उन्होंने, क्योंकि उस समय उर्दू भाषा का प्रचलन था भारत में, उर्दू में लिख दिया। उर्दू में लिखने के बाद उसके अनुवाद हुए, 4 वॉल्यूम आए। उसकी इंटरप्रिटेशन जिसने सही कर ली, उसके लिए लाल किताब भी बहुत ही सटीक है, बहुत सिंपल है। और जो नहीं कर पाएगा फिर वो उलझता और घूमता रह जाएगा। अच्छा। जितनी भी विधाएं हैं ज्योतिष में, वो सारी काम करती हैं, सारी बेहतरीन है। हाँ। उसको समझने वाला चाहिए। तो जैसे आपने बोला लाल किताब के 4 एडिशन है। हाँ जी। तो जो सबसे सटीक उसका जो ट्रांसलेशन है, नहीं सॉरी, 4 मैंने एडिशन बोले, वो 4 वॉल्यूम है बेसिकली। अच्छा, एक बड़े शास्त्र के 4 भाग हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब क्योंकि हम सब इतना उपाय और इन सब की बात कर रहे हैं, एक और चीज़ आती है। जैसे हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो जब वो उपाय बताते हैं तो उपाय ना कई बार काफ़ी महंगे होते हैं कि 51,000 आप ये तो दान कर दो, या इतने की पूजा करा लो, इतने ब्राह्मणों का भोज करा लो। तो क्वेश्चन मेरा ये आता है कि जो अमीर है उसका तो वो तो कर लेगा, लेकिन जो गरीब है 51,000 जो 6 महीने में देख पाता है, इकट्ठा कर पाता है, तो ये तो फिर वही हो गया कि धर्म भी अमीरों के लिए और गरीबों के लिए तो भाई तुम्हारी दशा खराब है तो तुम झेलो। इससे जुड़ी हुई एकदम मेरे दिमाग में एक बात और आई। आपने वास्तु सुना होगा? हाँ। है ना? हमारे जो घर पुराने होते थे वो वास्तु के हिसाब से सबके होते थे। हाँ। लेकिन ऐसा ही क्यों होता था कि राजा ही अमीर होता था, बाकी और लोग नहीं होते थे? है ना? अमीर गरीब का जो कॉन्सेप्ट है, वो अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा देशकाल पात्र में पात्र वाला कॉन्टेक्स्ट है। जो अमीर है वो, उसके लिए अलग तरह की अप्रोचेज हैं, उपाय हैं। जो गरीब है, गरीब कहना तो शब्द अच्छा नहीं है, बट हाँ उसकी आय वर्ग, वो निम्न आय वर्ग में आता है अगर, तो उसके लिए भी अलग उपाय हैं। जो लोग कहते हैं कि 51,000 की 1 लाख की पूजा करा लो, इसकी करा लो, उसकी करा लो, मे बी वो सामने वाले को ऐसा क्लाइंट ले रहे हैं, उनके जीवन यापन का यही एक तरीका, एकमात्र तरीका हो। हाँ। उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो उनको पता है कि अगर 1 महीने 2 महीने में भी एक कोई ऐसा आदमी आ गया तो उनके कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा। हाँ। क्योंकि ज्योतिष को एक दूसरा नजरिया भी है कि श्रापित विद्या भी बोला जाता है। वो अच्छा। एक अलग, हाँ वो अलग कहानी है जब महर्षि भृगु और विष्णु जी वाली, तो लक्ष्मी हाँ। जी का श्राप ज्योतिष को है। तो जो अच्छे ज्योतिषी हम आपको कोई भी ज्यादा अच्छे पैसे वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा। वो बेचारे हमेशा दीन अवस्था में आपको दिखेंगे। लेकिन जिसने उसको कमर्शियल एंगल दे दिया, जिसने अपने शिष्य को भी सिखाना शुरू कर दिया कि यार ऐसे करोगे तो तुम कभी भूखे नहीं मारोगे, तुम अच्छा रहोगे। हाँ। तो उनके लिए भी ज्योतिष अच्छा है, और वो उपाय फिर उस हिसाब से बताते हैं। लेकिन सस्ते उपाय आपको चाहिए, जैसे कहते हैं, या ये कहिए कि अफोर्डेबल चाहिए। नवग्रह की, हर ग्रह की, यही 9 ग्रह हैं। हाँ। यही 12 हाउसेज हैं, इनकी सब प्लेसमेंट है। हर ग्रह की 9 ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। ठीक है, आज की डेट में इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप ज्योतिष संस्थानों में जाओगे और पूजा पाठ की दुकानों में जाओगे आपको मिल जाएंगे। हाँ। उनकी जड़ें लीजिए,
अच्छा। और अगर मैं कुंडली की बात करूं, आपको पता लग जाएगा वो जड़ें कहाँ बांध रही है। नहीं पता तो बाजू पे बांध लीजिए, वो जड़ें बांध लीजिए। इससे सस्ता उपाय कोई नहीं है। हाँ। कुछ जड़ें तो हमको घूमते फिरते मिल जाती, पीपल की जड़ मिल जाएगी आपको। हाँ। तो जड़ों के माध्यम से आप उपाय कर सकते हैं। हल्दी की गांठ, अब हल्दी की गांठ के लिए कौन सा महंगा उपाय है? बिल्कुल। किसको गुरु के लिए काम करना है, वो कलर थेरेपी का काम भी करेगी और आपका आयुर्वेद का काम भी करेगी। हाँ। ठीक है, तो हल्दी की गांठ आप रख लीजिए, रॉ जो हल्दी आती है हाँ। वो वाली गांठ आप ले लीजिए। तो ये सस्ते उपाय कह लीजिए, अफोर्डेबल उपाय कह लीजिए। सबके लिए इस धरती पे सब कुछ है। जो समझ गया वो बढ़ जाएगा, जो नहीं समझा वो वहीं अटका रह जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम जैसा बोल रहे कि ज्योतिष को भी कमर्शलाइज कर दिया है ये वो, तो अब जैसे आप देखिए सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग हैं, ठीक है, और हर कोई हर तीसरी रील हमारे पास ज्योतिष के बारे में होती है। अगर मैं किसी ज्योतिषी के पास जा रही हूँ या मैं किसी ज्योतिषी को सुन रही हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा और सच्चा ज्योतिष है या ये बहकाने वाला ज्योतिष नहीं है? देखिए, जब भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, दो तरीके हो सकते हैं उसके। पहला, हमने उसका कहीं एडवर्टीजमेंट देखा और हम सीधे उसके पास पहुंच गए। दूसरा जो हमारा माध्यम है, वो दूसरा माध्यम है हमारा कि माउथ पब्लिसिटी से जाता है, वर्ड ऑफ माउथ है ना, वर्ड ऑफ माउथ से जाता है। तो जब हमको पता लगेगा कि ये ज्योतिष है, तो हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने साल हो गए इनको ज्योतिष विद्या में आए हुए, क्या ये गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं? क्योंकि पुराने टाइम में तो वैदिक गुरुकुल थे। लोग वहां से सीखते थे, आगे ज्योतिष को बढ़ाते थे, अपने शिष्य बनाते थे। वो इस तरह से विद्या का ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए या विद्या का आदान प्रदान युगों से होता चला आ रहा है। हाँ। आज की डेट में मैं बात करूं तो गुरुकुल ज्यादा बचे नहीं है। 2-4 गुरुकुल हैं जो इसकी शिक्षा दे रहे हैं, जिनसे मैंने शिक्षा दीक्षा ली। वो भी गुरुकुल के आचार्य थे। और अगर आज की डेट में आप कुछ फेमस एस्ट्रोलॉजर्स को सुनेंगे, उसमें से काफी आपको जो भारतीय विद्या भवन दिल्ली में है, के.एन. राव एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो आपको वहां से मिलेंगे। जिसको नहीं पता, कुछ एक दर्शकों के लिए भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसको ज्योतिष सीखना है और उसको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, दिल्ली में भारतीय विद्या भवन में संपर्क करिए। वहाँ अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, स्टेप वाइज कोर्सेज हैं। एक साल फिर 1 साल, आप 1 साल करेंगे, फिर आपको आचार्य वाले कोर्स में एडमिशन मिलेगा। फिर आपको और आगे पाठ्यक्रम में एग्जाम के माध्यम से जब आप उसे क्लियर करेंगे तो ही आप अगले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो गुरुकुल तो नहीं है, बट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि ये व्यक्ति पिछले 8-10 साल से सीख रहा था, 5 साल से सीख रहा था, और अब ये प्रिडिक्शन देने आया, तो मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि वो ठीक ठाक ज्योतिष में आपकी विवेचना कर सकता है कुंडली की। जिसने 3 महीने का कोर्स कर लिया, 90 दिन का कोर्स कर लिया, 10 दिन का कोर्स कर लिया, है ना, क्रैश कोर्सेज कर लिए। उसको यही नहीं पता कि नक्षत्र 27 है कि 28 है। उसको ये नहीं पता होगा कि वो कितने चरण होते हैं। उन्होंने बस, हाँ, इसमें एक कभी हमारी भी है, जैसे अभी पोस्ट कोरोना आप रील्स देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी भी बहुत तेजी से फैली, है ना। तो हमको जल्दी समाधान चाहिए, क्विक फिक्स चाहिए। जो जेनजी और जो अल्फा अब नई पीढ़ी आई है, उनको लगन कुंडली के पंचम से पंचम में जाके 7वीं दृष्टि किसको देख रही है और 10वीं दृष्टि किसको देख रही है, उससे उनको मतलब ही नहीं है। उनको देखना है कि 9 नंबर कहाँ आ रहा है। हाँ, तो जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसा उनको उपाय चाहिए और जैसी प्रजा है उनको वैसे ही एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। जिनको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलना, उनको पता है कि उनको अच्छे एस्ट्रोलॉजर कैसे ढूंढने हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, नहीं आए हैं। अगर मैं बात करूं, वास्तु के नरेश सिंगल जी हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल कॉमर्शियल नहीं थे। ठीक है, वो घरों के वास्तु करते थे। आजकल वो टीवी पे आने शुरू हुए हैं। अच्छा। और यूट्यूब पे आने शुरू हुए हैं। आप महावास्तु के डॉक्टर खुशदीप बंसल को लेंगे, गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा, सरकारें भी बहुत जल्दी गिरती थी, बीच में ना एक टेन्योर आया था, तो उनके गुरु ने उनको, डॉक्टर केबी को, पार्लियामेंट भेजा वहां की सरकार के कहने पर, और उन्होंने वहां पर कुछ महावास्तु के उपाय करे, और उसके बाद से आज तक सारी स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए होते हैं, वो सारे अच्छे ज्योतिषी होते हैं। ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे मैंने बोला कि हर तीसरी रील एस्ट्रोलॉजर्स की है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया ने ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों के बारे में लोगों का ज्ञान बढ़ाया है या फिर उनको भ्रमित ज़्यादा कर दिया है?
देखिए आपके क्वेश्चन में ही आपका पहला एक क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड हो रहा है, और दोनों के आंसर मैं एक साथ दे देता हूँ। एक का मैं दे चुका हूँ, दोबारा देता हूँ उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और सिंपल शब्द में। मीडिया भी, मीडिया जो माध्यम है, मीडिया वाला माध्यम, ये राहु ही है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और इसीलिए वो फैल रहा है। कोई भी चीज को कम्युनिकेट करना है वो राहु के माध्यम के बिना आप नहीं कर सकते। तो राहु आपका अच्छा होना जरूरी है। अब आपने कहा कि उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने भ्रम फैलाया है, तो राहु क्या करता है, इल्यूजन क्रिएट तो करता है। ठीक है। फिर हम उसी बात पे आते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 20 रील देखी, उसमें 3 ज्योतिष ने भृगु नंदी नाड़ी के उपाय किसी ग्रह या किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के दिए, 3 ने लाल किताब के हिसाब से दिए, 3 ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिए, 3 ने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दे दिए, 2 ने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दे दिए। फिर आप देखोगे यार मैं तो बात जुपिटर की कर रहा हूँ, भाई ने मुझे इसके उपाय दे दिए, मैडम ने मुझे ये उपाय दे दिए, मैं कौन सा करूं? तब वो इल्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। अगर कॉन्टेक्स्ट सही है तो आपको आंसर भी सही मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट आपका भ्रमित है, आप सोचोगे मैं 10 रील देख के पता लगा लूं, तो आपको आंसर भी मिला जुला ही मिलेगा। अच्छा। अच्छा, ये ग्रहों की महादशा क्या होती है? देखिए जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, ये आप ऐसे समझिए इसको कि जो हमारा जीवन काल है वो कुछ समय में डिवाइडेड है ना। तो जैसे हम काल की बात भी करते हैं और हम दशाओं की बात भी करते हैं, तो हर जो प्लेनेट है उसकी एक डिफाइंड, एक उसकी निर्धारित अवधि है ना। वो अवधि साइकिल में चलती है। ठीक है। तो साइकिल क्या है आपकी? केतु, शुक्र, रवि। ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हैं केशुर करके। ठीक है। फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर आपका गुरु, फिर आपका शनि और आपका बुध। तो ये इसी साइकिलिक में चलेगी। और किसी के 15 साल है, किसी के 19 साल है, ये इनकी साइकिल है 20 साल है। तो ये पर्टिकुलर उस टाइम पे जब आपके जीवन काल में आएगी वो आपकी दशाएं हो जाएंगी। कोई इसको महादशा बोलता है। फिर इसकी एक और छोटी फॉर्म है, उसको कोई भुक्ति बोल देता है, कोई भुक्ति बोलता है, कोई इसको अंतरदशा बोलता है, फिर आगे प्रत्यंतर दशा बोलती है, और आगे जाएंगे ये दशाओं को विंशोत्तरी दशा बोली जाती है। सूक्ष्म दशाओं में चले जाते हैं आप। तो ये वो दशाएं हैं जो आपके जीवन काल में प्लेनेट के आते रहते हैं, और उसी हिसाब से हम ये देखते हैं कौन सा प्लेनेट मेरा एक्टिव होने वाला है, ये मेरी दशा आने वाली है, मैं इससे जुड़ा हुआ काम करूं। इस काम करने का ये अर्थ नहीं है कि अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं, अब मेरी राहु की दशा आने वाली है तो अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं जाके। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को भ्रम कोई मेरे सामने फैल रहा है तो मेरे को उसका निवारण करना है। तो निवारण कैसे होगा? जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसके पास जाइए, गाइडलाइन लीजिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको गाइडलाइन देंगे। और गाइडलाइन नहीं भी चाहिए आपको, दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये नहीं पता कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है। अगर वो अपने अंतर मन में देखेगा, उसको पता है। आप किसी से उधार के पैसे ले लीजिए, आप इसको दौड़ाते रहिए। आप सोचेंगे मैं इस पैसे को घुमा के काम करता रहूं, आप कुछ नहीं कर रहे। आप ना राहु केतु जितने भी ग्रह आप सोचोगे आपके सब खराब होते जा रहे हैं। ठीक है। किसी ने शादी के टाइम पे आपको पैसे दिए, आपके घर में कोई शादी थी, आपने पैसे दे दिए, अब उसने आपको मदद के हिसाब से दिए पैसे, और आप सोच रहे हो कि आप उसके पैसे लौटा दो। अब आप पे नहीं पैसे हो पा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि आपकी दशा तो कहीं खराब नहीं है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मनोदशा भी कहते हैं ना, कि मनोदशा क्या है आपकी। तो कई ऐसे है कि एक आदमी तो पैसे लेके देना नहीं चाह रहा, एक आदमी पैसे लेके देना तो चाह रहा है, उसकी दशा ठीक नहीं चल रही है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हमको पता लगता है कि दशाएं इम्पैक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। बट जो सबसे प्रभावशाली वो अंतरदशा होती है। दशा एक लॉन्ग पीरियड होता है। अगर किसी की 20 साल की कोई दशा है, 7 साल की दशा है, 19 साल की दशा है, इट डजंट मीन कि वो 19 साल 20 साल परेशान रहेगा। अच्छा। उसके अंदर जब जब उसका जो बैड प्लेसमेंट लिया हुआ प्लेनेट है वो आएगा, वो उसको ट्रबल देगा। अच्छा। और उस ट्रबल शूट को करने के लिए ही जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर विधियां लिखी गई हैं, जिससे आप अपने कर्मों को एक बैलेंस करके आप उनसे बच सकते हैं। अच्छा, तो आज के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वैदिक ज्योतिष और दूसरा वास्तु। दोनों में से ज़्यादा प्रभावी या ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है? देखिए जो लोग वास्तु करते हैं वो लोग कहते हैं जहाँ ज्योतिष खत्म होता है वहां से वास्तु शुरू होता है। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं
या और भी फॉर्म्स अकल्टी करते हैं, वो लोग कहते हैं कि वास्तु अलग कॉन्सेप्ट है, ज्योतिष अलग कॉन्सेप्ट है। जो दोनों करते हैं वो एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। ठीक है। हाँ। बेसिकली आपकी कुंडली के अंदर भी जो ग्रह हैं वो अपना असर बताते हैं, जो मैंने आपको बताया। जो हमारे 12 घर हैं, उन 12 घरों का भी अपना काम है। ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के सारे अंगों को भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो वास्तु की आप ग्रिड लाइन बनाएंगे, अगर आपको वास्तु के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पता हो तो आपको पता होगा कि एक राक्षस था जिसको प्रभु ने दबा दिया मुंह नीचे करके। तो जहां उसके पैर गए वो साउथ और साउथ वाली दिशा हो गई, जहां उसका मुंह दबाया वो नॉर्थ वाली दिशा हो गई। अच्छा। ऐसे उसकी ग्रीडिंग होती है। उसके बाद जो आप ग्रिड में आप उनके ब्लॉक्स देखेंगे, उन ब्लॉक्स के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये एरिया खराब है। जब उस एरिया को आप और ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा ये एरिया इस ग्रह का है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। जब आप उस ग्रह के उपचार के लिए जाएंगे, बेसिकली आप कहेंगे कि मैं इस एरिया का उपचार कर रहा हूँ। आप असल में उस जगह का जो स्वामी है, जो कारकत्व है, आप उसका उपचार वहां कर रहे हैं। जैसे आपके अगर ईस्ट में टॉयलेट है, ठीक है, और हम ईस्ट को पूजते हैं भगवान सूर्य की आराधना के लिए। कोई भी ऑस्पेशियस काम करने के लिए हम पूर्व का गेट भी हमको चाहिए होता है घर में कि मिल जाए। अगर वहाँ पर हमारा यूरिन जो है वो हम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो हम एक तरीके से अपमान कर रहे हैं अपने ही ईस्ट का, अपने देवता का। तो कहते हैं कि भाई उस तरफ मत करो, आप उसको एंगल चेंज कर लो, कहीं और कर लो। आप वास्तु तब तो कर सकते हैं अच्छा जब आपको पता है कि आपने प्लॉट ले लिया, अभी आपने मकान नहीं बनाया। जब आपने सब कुछ बना लिया, अब आपको कोई ज्योतिषी चेंज करने को कह दे, वही फेमस हुआ कि वास्तु तोड़फोड़ की दिशा है कि भैया तो टॉयलेट तोड़वा के यहाँ लेके आ रहे हैं और नॉर्थ की किचन को साउथ में लेके आ रहे हैं। बेसिकली जो साउथ की दिशा है वो फायर एलिमेंट बोला जाता है उसको। जब आप उस तरफ अपनी किचन को ले जाएंगे तो वही काम कर रहा है जो जिस दिशा का है। महावास्तु में अगर आप जाएंगे तो महावास्तु तोड़फोड़ वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। महावास्तु क्या करता है आपको, महावास्तु का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब प्लॉट लेते हैं, जो हमारा पुराना वास्तु है वो आपको हमेशा एक रेक्टेंगल शेप में दिखता है। ठीक है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन हो सकता है, वो कट हो सकता है और वो परफेक्टली स्क्वायर नहीं हो सकता। बट आप जब धरती को देखेंगे तो हम उसको 360 डिग्री में देखते हैं। करेक्ट है ना। महावास्तु क्या करता है, ब्रह्म स्थान निकाल के डायगोनल आप दोनों करके जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से जब आप 360 डिग्री उसको देखेंगे, वो एंगुलर फॉर्म में आपको दिशाएं देता है। अच्छा। हाँ। ठीक है। वो दिशाएं सारी वो ईस्ट हो गए, नॉर्थ हो गया तो आपको ईस्ट के देवता पता है, आपको नॉर्थ के देवता पता है, आपको वहाँ का ऑब्जेक्ट पता है कि आपने आपके घर में फॉर एग्जाम्पल आपने मिक्सी रखी हुई है कहीं, ठीक है, आपने वॉशिंग मशीन रखी है, वो चर्निंग का काम कर रही है, वो दिशा आपका चर्निंग वाला नहीं है, आपने वहां लगा दी। आप अनावश्यक ही दिमाग में कुछ ना अफलातूनी सोचते रहेंगे। आपका नॉर्थ की दिशा है, वो क्लैरिटी को प्रदर्शित करती है नॉर्थ की दिशा। वहां पे आपका सब कुछ बिखरा पड़ा है तो वो आपको भ्रमित करेगी। तत्व वही है, कोई एलिमेंट्स के रूप में पूछता है, उनके उपाय करता है, कोई उसको वेदों शास्त्रों से पढ़ के एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई वास्तु के माध्यम से करता है। जैसे भगवान को पाने का माध्यम कई अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के, अकल्ट साइंस के भी अलग अलग माध्यम है। बट ये सारे काम एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए उसकी मंगल कामना करते हैं और उसके मंगल के लिए, और जो हमारी एक इंसानी वो क्या कह सकते हैं हम इसको, रेस है, इसको इसके मंगल करने के लिए ही सारे विद्याएं धरती पे आई और हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे अब अगर मैं बात करूं बड़े शहरों की, तो वहां पे हर जगह फ्लैट कल्चर है। अब वो तो पहले से जो बिल्डर ने पास कर दिया है, जो आर्किटेक्ट ने बना दिया, बिल्डर ने पास कर दिया, तो वैसे बन गया। वो लोग उस टाइम बनाते हुए इतना नहीं सोचते कि किधर टॉयलेट होना चाहिए, किधर किचन होना चाहिए। तो सपोज कि अगर बन गया है और सब कुछ है, तो क्या कुछ उपायों के साथ उनको ठीक किया जा सकता है, या फिर जैसे आप बताए तोड़ फोड़ का शास्त्र है, वही वही करना पड़ेगा? हाँ जी, देखिए फ्लैट, एक आदमी पे एक फ्लैट है, एक परिवार पे एक फ्लैट है। हाँ। तो वो उसका सारा भूमंडल हो गया, वो उसके सारे प्लेनेट, उसकी सारी दिशाएं उस फ्लैट को लेके, उसकी एंट्री पॉइंट को लेके होती है। ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप फिजिशियन के पास कब लास्ट टाइम गए?
मतलब शायद 6 महीने पहले। 6 महीने पहले गए होगे। फॉर एग्जाम्पल आप गए होगे बुखार के लिए, है ना। आपने ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आप घर बैठे होंगे और आपने चले आज बुखार की गोली खा लेता हूँ, है ना। नहीं खाई होगी, नहीं। पेट दर्द की दवाई खा लेता हूँ। हाँ। अगर आपको कोई सिम्टम्स उस घर में रह के आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, तब आप दिखवा सकते हैं किसी अच्छे वास्तु वाले ज्योतिषी से, किसी वास्तु एक्सपर्ट से, कि मेरे को ये सिम्टम आ रहे हैं। वो आपके घर में आके देखेंगे, उनको पता लग जाए कि ये थोड़ा सा अव्यवस्थित है, इतने ही हिस्से को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, आपका काम बन जाएगा। कुछ बिगड़ा नहीं तो उसे जोड़ना क्यों, कुछ टूटा नहीं तो उसे जोड़ना क्यों। सही बात तो है। जब मेरे सिम्टम सारे सही हैं तो बिल्कुल ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ना किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। आपको ये देखना वो आपका अच्छा किस में है। हो सकता है आपको 40,000 की सैलरी में आपको अच्छी लगती हो, और हो सकता है आपको 40 लाख की सैलरी पे पहुंचना है। आप में आपको लगता है आप में पोटेंशियल है, लेकिन आप बंधे हुए हैं। तो आप ज्योतिषी के पास जाके पूछ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है जी कि मैं घर में नौकरी कर रहा हूँ तो मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, लेकिन बाहर जाऊंगा तो बढ़ूंगा। आपने अगर कभी बृहस्पतिवार की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी, उसमें एक लाइन है, देश चोरी परदेश भीख बराबर है ना। हाँ, तो पुराने टाइम में परदेश को बहुत ही वियर्ड और ये कह सकते हैं बहुत ही खराब समझा जाता था। आज की डेट में उसे अच्छा समझा जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपको विदेश जाना है नहीं जाना है, आप घर में खुश हैं बाहर खुश हैं, आपको कोई सिम्टम बुरे हैं भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें उसके हिसाब से आपको दिखवानी चाहिए और करवानी चाहिए, ना कि वो आज मैंने रील देखी है तो मैं कोई उपाय कर लूं, सिम्टम ही नहीं है तो मुझे उपाय करने क्यों है, खराब सिम्टम नहीं है तो। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव जी। थैंक यू। और आज के पॉडकास्ट से जो बॉटम लाइन निकली है वो ये कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, आप सही तरीके से करो तो वो सच में प्रभाव दिखाएगी, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो। इसी के साथ आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इसी तरह की और भी बातें पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्द। थैंक यू।